नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां शराबी पति को पत्नी ने जेल भिजवाया है। पुलिस को सूचना देकर शराबी पति को गिरफ्तार करवाया है पत्नी ने। शराबी पति की हरकतों से पत्नी बेहद परेशान थी। शराबी पति को पत्नी ने जेल भिजवाया है। औरंगाबाद से बड़ी खबर, सूचना देने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार और शराब पीने की पुष्टि भी कर दी गई है। रफीगंज के चरकावा महसूद की ये घटना बताई जा रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। औरंगाबाद से पहले कल बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से भी कुछ इसी तरह की खबर आई थी, जहां पर पत्नी ने पति की शराब पीने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आज एक बार फिर से देखिए किस तरीके से पुलिस को सूचना देकर पत्नी ने पति को गिरफ्तार कराया। शराबी पति को पत्नी ने जेल भिजवाया। औरंगाबाद से भी खबर सामने आई, बेगूसराय की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे एक परिवार जो है शराब की वजह से बर्बाद हो जाता है, और ऐसे में पत्नी जो है वो आगे आ रही है जान बचाने के लिए। अगर जेल भी भिजवाना पड़े तो ये जायज है, ये जरूरी है। और परिवार में पत्नियों की तरफ से ये इस वक्त कदम उठाया जाता हुआ। और सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ औरंगाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये माना जाए कि अब परिवार में जिस जागरूकता की बात कही जा रही थी, जिस जानकारी की बात कही जा रही थी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कही जा रही थी, तो अब महिलाएं खुद पतियों की जान बचाने के लिए, घर के मुखिया की जान बचाने के लिए खुलकर सामने आ रही हैं। जी जी बिल्कुल, यह कहना आप बिल्कुल ही जायज है कि अब जो महिलाएं हैं वो अब जागरूक हो रही हैं शराबबंदी कानून के प्रति, और मुखर भी हो रही हैं। और मुखरता इस हद तक है कि अब अपने पति को भी ये जो आदत है, गंदी आदत जो है शराब पीने की जो लत है, उससे छुटकारा दिलवाने या फिर जो कानूनी पचड़ा है उससे दूर रखने के लिए अब पत्नियां भी आगे आने लगी हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, जो कानून है शराबबंदी कानून है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने पति को भी जेल भिजवा रही हैं, ताकि सबक मिल सके और सबक लेकर के पति जो है वो सही राह पर आ सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिन्हा इस जानकारी के लिए। तो देखिए, शराबबंदी में जन जागरण का कितना महत्व है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शराबबंदी पर जन जागरण के लिए आज दरभंगा पुलिस ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। ये जो दरभंगा के सड़कों पर आप दौड़ देख रहे हैं, इसके पीछे मकसद बड़ा है, लोगों को शराबबंदी के फायदे बताने की, शराब पीने से नुकसान की जानकारी देने के लिए ये जन जागरूकता बहुत जरूरी है। और इसलिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 100 की संख्या में पुलिसकर्मी इस मैराथन दौड़ में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवान शराबबंदी के कई तरह के फायदे और नुकसान वाले बैनर पोस्टर अपने साथ लेकर दौड़ते हुए दिखे। मैराथन दौड़ का मकसद लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के बारे में एसएसपी बाबूराम ने कहा कि इसके जरिए शराब से होने वाले नुकसान और इससे बचने की जानकारी देने की कोशिश की गई है। से बचने के लिए शराब या नशा का सेवन करते हैं, उनको यह बताना था कि इससे आपके स्वास्थ्य पे इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उनसे बचें। क्योंकि आप एक शराब का बोतल खरीद कर लेते हैं, उसके बाद जो बीमारी आपको होगी तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं फिर ठीक कराने में। तो इस चीज़ को लोग समझें। पिछले 15 दिन से पूरे जोश के साथ जिला पुलिस लगी हुई है। काफ़ी भारी संख्या में शराब की बरामदगी हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। कल भी काफ़ी संख्या में ट्रक पिकअप की बरामदगी हुई है और काफ़ी गिरफ्तारियां हुई, और इसका बहुत ही सकारात्मक फल मिलेगा। और जनता से हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। पटना में लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत शाहपुर और रूपसपुर पुलिस ने बाबूचक और चुल्हाई चक मुसहरी में छापेमारी की। अवैध शराब के भट्टी को ध्वस्त किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा मुसहरी में 10,000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब जिसे नष्ट किया गया, उसे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये बड़ी मात्रा में शराब बनाने को लेकर के भट्टियां चलाई जा रही थी, छापेमारी की गई। छापेमारी में थानाध्यक्ष शाहपुर और थानाध्यक्ष रूपसपुर का नेतृत्व नजर आया और ये लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई इस वक्त होती हुई।
बाढ़ में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बाढ़ पुलिस ने दियारा के इलाके में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर जो है वो भागने में जरूर सफल रहे। दियारा के इलाकों की बात करें तो इन दियारा के इलाकों को शराब तस्करों की तरफ से सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इस सख्ती का असर देखिए कि लगातार दबिश दी जा रही है और ऐसे शराब की भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। दियारा में देर रात देसी शराब निर्माण की सूचना के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। थानाध्यक्ष दलबल के साथ दियारा पहुंचते हैं और बड़ी कार्रवाई की गई। समाज के उपेक्षित वर्ग, वृद्ध, बच्चों और बालिकाओं के लिए समाज कल्याण विभाग एक बड़ी योजना बना रहा है, जहां राज्य के सभी जिलों में 5 एकड़ की भूमि पर वृद्धाश्रम, बाल गृह और बालिका गृह का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री मदन सहनी ने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वालों को साल में 3 बार तीर्थ स्थान के भ्रमण कराए जाएंगे। यही नहीं, उनके लिए चिकित्सा सहित तमाम सुविधाओं के लिए टीम की तैनाती रहेगी। वहीं बाल गृह और बालिका गृह के बच्चों के लिए पढ़ाई और खेलने के इंतजाम होंगे। अधिक जानकारी जो है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार दे रहे हैं, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। बनना है और यह 5 एकड़ के भूखंड पर बनेगा, जिसमें जो है वृद्धाश्रम भी होगा, बाल गृह भी होगा, बालिका गृह भी होगा। अन्य सभी समाज कल्याण द्वारा संचालित सभी तरह के गृह का निर्माण उसमें किए जाएंगे, जहां हर तरह का सुविधा होगा और अलग अलग उसका कैंपस होगा उसी एकड़ में, उसी ज़मीन के अंदर। और वहां पे खेलने का भी सुविधा होगा, पढ़ने का भी सुविधा होगा। और वहां जो वृद्धाश्रम में रहने वाले होंगे उनको हम लोग समय समय पर साल में 3 बार दूसरे जगह जो धार्मिक स्थल है या पर्यटन स्थल है वहाँ भी हम लोग वहाँ घुमाने ले जाएंगे। बिहार राज्य समाज कल्याण विभाग के द्वारा जल्द ही राज्य के 29 जिलों में 5 एकड़ की भूमि पर वृद्धाश्रम, बाल गृह और बालिका गृह का निर्माण कराया जाएगा। इन बाल गृह और बालिका गृह में उन त्यक्त परित्यक्त बालक बालिकाओं और वृद्धाश्रम की बात कर ले तो जो समाज से कटे हैं या जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है वो लोग वहाँ पर रहेंगे और उनके लिए पूरी तरह से वहाँ पर सुविधा भी बनाई जाएगी। मंत्री मदन सहनी का भी कहना है कि ये समाज कल्याण विभाग की एक बड़ी योजना है और विभाग इस पर काम कर रहा है। जल्द ही राज्य के 29 जिलों में इस तरह के प्रयास किए जाएंगे और 5 एकड़ की भूमि रहेगी जिस पर कि ये वृद्धाश्रम बनेंगे, बाल गृह बनेंगे और बालिका गृह बनेंगे। और मंत्री ने यह भी कहा है कि विभाग उन वृद्धाश्रम के वृद्धों को साल में 3 बार तीर्थस्थल की भ्रमण करवाएगा और उन बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था, बालिकाओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था, साथ ही साथ और भी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं विभाग उन्हें मुहैया कराएगा, जिससे कि जो समाज से अपेक्षित वर्ग है, जो बच्चे या बच्चियां हैं या वृद्ध हैं जिनका कि समाज में कोई देखरेख नहीं कर पा रहा है, उसके लिए समाज की ये योजना है और जल्द ही इसे कार्यरूप दिया जाएगा। और जो राज्य के 29 जिले हैं उन तमाम जिलों में इस तरह के प्रयास किए जाएंगे और वहां वृद्धाश्रम, बाल गृह, बालिका गृह बनाया जाएगा जिसमें कि सभी सुख सुविधाओं को रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। कोरोना की वजह से 19 महीने बंद रहने के बाद स्कूलों में रौनक लौट आई है। वहीं अगले महीने होने वाली मैट्रिक की परीक्षा को लेकर स्कूलों में पढ़ाई पूरी रफ्तार से चल रही है। इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए छात्राएं भी काफी मेहनत कर रही हैं। देवघर में रोहिणी स्थित आशुतोष बालिका उच्च विद्यालय की बात की जाए तो बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए जो छात्राएं हैं न केवल घर से लंबी दूरी तय कर स्कूल पहुंच रही हैं, बल्कि अच्छे नतीजों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस और इंटरनेट का सहारा भी ले रही हैं। वहीं इस काम में उन्हें स्कूल के शिक्षकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये सब पहले तो हम लोग का घर दूर है, लगभग 6 किलोमीटर। वहाँ से हम लोग 7:30 बजे निकलते हैं साइकिल से और स्कूल पहुँचते हैं। और स्कूल में भी सर सभी टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं। और उसके बाद स्कूल से तो हो जाता है लगभग, और जो नहीं होता वो घर में फ़ोन से यूट्यूब से होता है। और मैम के द्वारा फिर लिंक भी सेंड किया जाता है। एक्स्ट्रा क्लास भी होता है सर। वर्तमान समय में एक डीजी सेट चल रहा है, उसके माध्यम से बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं। छुट्टी होने के बाद भी हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और जो भी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेज़र घंटी भी हम लोग नहीं ले रहे हैं एक तरीके से, ये कह लीजिए।
और बस कोशिश करना सर कि बच्चा हमारी क्लास की लड़कियां अच्छा क्लास रिजल्ट करे। पहले ये अगर परीक्षा निकल जाती है तो फिर हम लोग उसमें प्रयास करेंगे कि वो लिखित परीक्षा में बच्चियां अधिक से अधिक अच्छा कर सकें और एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू जिसको जो दिक्कत है वहाँ हमारे शिक्षक लगे हुए हैं और ये प्रयास रहता है कि उनकी कमी को पूरा कर सकें। और इस वक्त बड़ी खबर, इनामी नक्सली प्रशांत बोस को सरायकेला भेजा गया है। प्रशांत बोस की रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है। प्रशांत बोस और शीला मरांडी को सरायकेला भेज दिया गया है। नक्सलियों के शीर्ष नेता से पूछताछ की गई है। रांची से दोनों को अलग अलग गाड़ी से सरायकेला भेजा गया है। शीला मरांडी को रिम्स से एम्बुलेंस में भेजा गया, वहीं रांची से दोनों को ले जाया गया है सरायकेला। फिलहाल इन्हें भेजा गया है और बताया जा रहा है कि रांची से दोनों को अलग अलग गाड़ियों से भेजा गया। रांची में 14 दिनों में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब कोकर की सड़क धंस गई है। कोकर चौक से पहले हैदर अली रोड के सामने सड़क लगातार धंस रही है, लेकिन इसे दुरुस्त करने पर किसी का ध्यान नहीं है। कल शाम अचानक से सड़क धंसने से ऑटो का चक्का यहां पर फंस गया। दुकानदारों और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि केबल बिछाने के दौरान यहां ठीक से भराव का काम नहीं किया गया था। वहीं नीचे से गुजरने वाले पाइपलाइन से भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे सड़क बार बार धंस रही है। राजधानी रांची में सड़कों का क्या हाल है, आम लोग किस तरह दहशत के बीच सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं, इसका एक नज़ारा आपको दिखलाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के एचबी रोड के हैदर अली मार्ग पर, जहां आप देख सकते हैं कि 15 दिनों के भीतर सड़क यहां पर 2 बार धंस गई है और धंसने की वजह से यहां पर कल शाम एक ऑटो भी इस गड्ढे में गिर गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद, जोर आजमाइश के बाद उस ऑटो को निकाला गया। लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं और देख रहे हैं कि तकरीबन 10 फीट लंबा ये गड्ढा है। यहाँ हम लोग स्टैंड है, हम लोग डेली जीना खाना हम लोग यहाँ है। सवारी बोल रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ाइए, तब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। यहाँ गाड़ी लगाने के बाद सवारी खुद आगे बढ़ जा रहा है। ये जो गड्ढा हुआ है, कितना दिन पहले गड्ढा हुआ है ये? 15 दिन पहले हुआ। 15 दिन में कितनी बार गड्ढा हुआ है यहाँ पर धंसा सड़क? 2 बार जी। परेशानी पैसेंजर उठाने में, बैठाने में, या और भी यहाँ दुकान में कोई भी ग्राहक आता है तो गाड़ी उड़ी खड़ा करने में सब में प्रॉब्लम होती है। तो ये सड़क के धंसने की वजह क्या है? सड़क के ढकने का वजह है कि यहाँ से मेन पाइप गया है पानी वाला, तो वहाँ अंदर से लीकेज वोकेज होते रहता है, इसी का वजह से। यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हुआ है, कई बच्चे गिर गए हैं, इसमें साइकिल समेत गिर गए हैं, उनकी किन्हीं का पैर भी टूट गया है। लेकिन हम आए दिन इस तरह की घटना घटते रहती है, कभी यहाँ पर कभी बनाने को लेकर अब तक कुछ नहीं, अभी तक तो पता नहीं उनके पास सूचना है भी कि नहीं है। जो हमारे विभाग के लोग हैं उनको जरा भी ध्यान नहीं है कि लोग का जान खतरा में है, कभी भी ये रोड धंस सकता है। हम बोले कि सर इसको जेसीबी से लगा के इसको पूरा कोड़वाइए और इसका जो पाइप सप्लाई वाला पाइप है उसको हटा के उसमें कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि पानी का सप्लाई बंद हो जाए ताकि ये धंसना बंद है। लेकिन PWD अपना काम किए, लाके भर दिए जैसे तैसे कि मेरा काम हो गया, अपना छुटकारा पा लिए, लेकिन PhD वाला लोग नहीं आए। आपको बता दें कि सड़क को बनाने की जिम्मेदारी जो है पथ निर्माण विभाग की है, लेकिन विभाग किस तरह काम कर रहा है और आम आदमी की जिंदगी किस तरह खतरे के बीच गुजर रही है, ये आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा ट्रैफिक है। अगर अंधेरे के समय कोई वाहन यहाँ पर इस गड्ढे में गिरकर पलट जाता है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तेनुघाट दौरे पर पहुंचे कर्नाटक रेलवे के एडिशनल डीजी ने झारखंड के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। एडिशनल डीजी के भास्कर राव ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जितना विकास होना चाहिए था झारखंड का, वो नहीं हो पाया। दरअसल भास्कर राव का बचपन तेनुघाट में ही गुजरा था। उनके पिता तेनुघाट में सिंचाई विभाग में कार्यपालक अभियंता थे। भास्कर राव की शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से हुई थी। अपने बचपन के यादों को ताज़ा करने के लिए वो तेनुघाट पहुंचे, जहां वो 51 साल बाद उसी क्वार्टर में पहुंचे जहां वो बचपन में रहा करते थे। भास्कर राव रजरप्पा मंदिर भी गए, जहां उन्होंने छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। पीछे में 2-3 रूम घास बंद कर दिया ना,
3-4 रूम था पीछे में। तब बीच में बहुत दिन बंद रह गया था तो बहुत। झारखंड के विश्रामपुर से बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को इस बार झारखंड का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने वाला है। झारखंड विधानसभा के चयन समिति ने रामचंद्र चंद्रवंशी के नाम पर मुहर लगा दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि ये उनके लिए गौरवशाली पल है। वह संवैधानिक तरीके से मिला ये सम्मान बहुत बड़ी बात है और इसके लिए उन्होंने सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, चयन समिति और सभी विधायकों का आभार जताया है। बातचीत के दौरान रामचंद्र चंद्रवंशी ने दूसरे विधायकों से उन्हें लोकतंत्र के मंदिर में शालीनता से अपनी बात कहने की अपील की। आज भी सम्मान मिल रहा है तो हम खुश जरूर हैं, बाकी उतना उतावला नहीं है कि माने हम बहुत कुछ हमको मिला, बाकी यह जो मिला है यह कम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। यह एक माननीय विधायक को उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना एक गौरव की बात है। आप पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए आदर्श बन रहे हैं। देखिए, हम लोग सबसे खुशी इसलिए मना रहे हैं कि विपक्ष में रह के ही मुझे पुरस्कार लोगों ने देने का काम किया, इसलिए हम अध्यक्ष जी को और जो कमेटी जो है जो हमें पुरस्कृत करने का काम किया उसको मैं आभार प्रकट करता हूँ। खासकर जो सरकार में भी मुख्यमंत्री हैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। मुजफ्फरपुर के सकरा में नीलगाय की वजह से किसानों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ गई हैं। किसान हर साल काफी उम्मीदों के साथ फसल लगाते हैं, लेकिन हर बार नीलगाय उनकी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। किसानों से बातचीत की प्रियांश सौरभ ने। बिहार में किसानों को अक्सर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ कभी बाढ़ तो कहीं सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या है, वह समस्या है नीलगाय की समस्या। ये किसान जो लगातार दिन रात मेहनत करके खेती करते हैं, उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर देते हैं ये नीलगाय जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार भी इसके लिए कई कदम उठाती है, लेकिन आप देखेंगे सब्जी के फसल जो अभी फिलहाल गोभी के फसल तैयार हो रहे थे उन सबको भी नुकसान किस तरीके से नीलगाय ने पहुंचाया है। पौधे बर्बाद कर दिए हैं, नुकसान पहुंचाया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान जो है वह काफ़ी दुखी हैं। हम किसान जो यहाँ पर मौजूद है, जो खेती करते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। लगातार हर साल ये समस्या होती है? जी, हर साल ये जो है करीब दो साल पूर्व से ही हम लोगों को परेशान कर रहा है। तो इसको लिए हम जिला परिषद जी को भी कहें, लेकिन वो भी खबर वहाँ पहुँचाए, लेकिन उसका भी कुछ नहीं निराकरण हुआ। फिर हम लोग ये प्लान है क्या करें, अब इतना महंगा खाद, खल्ली, हर जोताई, तेल का रेट बढ़ जाने के कारण कठिनाई हो ही रहा है। इसके बाद नीलगाय आता है रात में और बस खेत के खेत पूरा साफ़ करके चला जाता है। उधर लौकी उकी भी लगा हुआ था, 10,000 रुपया का लमसम एक कट्ठा में होता है, उसका एक ही दिन में पूरे समाप्त कर दिया। 200 बतिया उसमें लगा। अभी बंधा गोभी है, फूल गोभी है, सामने वो भी आता है और चर के साफ खत्म कर देता है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था इसको लेकर की गई कि नहीं अभी तक? अभी तक प्रशासन के तरफ से कुछ नहीं है। हमारे एक जिला परिषद उनको बोला गया, वो आगे पहुंचाए हैं, लेकिन वहां से भी अभी कोई अथी नहीं निकल के आया है जो उसको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं बिहार के, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नीलगाय की भी समस्या जो है वह बेहद गंभीर समस्या है। किसान बेहद खराब स्थिति में आ जाते हैं जब नीलगाय उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से फसल बर्बाद किए जाते हैं। सिर्फ सब्जी की फसल नहीं, तमाम जितने भी फसल होते हैं उन सबको नुकसान पहुँचाया जाता है। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।